यहाँ पर आपको जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर का निचोड़ है। और जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जो है अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा यार हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आएगा कि नहीं एग्जाम में। कोशिश करना है कि दिसंबर से पहले तक या दिसंबर तक ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोर्ड एग्जाम 2025 जो आपका होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के सीरीज। यहां पर आपको जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर का निचोड़ है और इसके साथ साथ अगले ईयर यानी अभी जो आने वाला है बोर्ड 2025 उसमें क्या चीजें आ सकता है उसका गेस भी है यहां पर। यानी अगर आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं, जाहिर सी बात है आप क्लास 12 में हैं, पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपने तैयारी अपना स्टार्ट कर दिया होगा। और जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जो है अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा यार हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आएगा कि नहीं एग्जाम में, है कि नहीं बात। ऐसा डर सबको अंदर से आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आएगा कि नहीं, तो ऐसा वैसा। तो आपको अगर तैयारी में एक साथ मिल जाए मेरा, हम आपको बता दें कि हाँ यार ये क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें से जो है ज्यादातर फंसेगा, तो आपकी तैयारी जो है ना थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ बनेगा, आप तैयारी जो है थोड़ा सा जबरदस्त करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए ऐसे क्वेश्चन जो आपको आप बोर्ड में आने के लगभग मैक्सिमम चांस है कि आना ही आना है, ठीक बात। और आपको आज से जब से ये क्वेश्चन मिलेगा तब से आपको जो है इस क्वेश्चन पे मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। कोशिश करना है कि दिसंबर से पहले तक या दिसंबर तक ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, सबके सब याद हो जाए और उसके बाद आपका जो है जनवरी में इस पे आप रिवीजन करके जो है 10 दिनों के अंदर वापस से इसको तैयार कर लें और फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे या फिर न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सबके सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी से संबंधित, न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना बात। तो न्यूमेरिकल तैयारी करने के लिए आपको जो है अपना मेहनत करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल जैसे आप करते हैं वैसे आप करते रहेंगे, ये क्वेश्चन थ्योरी के लिए है और थ्योरी तो पता ही है कि न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट बोर्ड में जनरली जो है ज्यादा थ्योरी को जो है तवज्जो दिया जाता है, ज्यादा वहां पे थ्योरी पूछा जाता है, ठीक बात। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर होने वाला है किसके लिए, बोर्ड 2025 के लिए। और ये कौन से बोर्ड 2025? अब आप ये सोच रहे होंगे सर हम एमपी बोर्ड के हैं, सर हम बिहार बोर्ड के हैं, सर हम यूपी बोर्ड के हैं, सर हम यहाँ के हैं वहां के हैं, ऐसे करके आप सोच रहे होंगे। तो यहां हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप किसी भी बोर्ड के हो, बस हिंदी में अगर आपको जो है क्वेश्चन चाहिए, हिंदी में आप जो है तैयारी करते हैं, हिंदी मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पक्का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड के हो। और आप देखिए अच्छे तरीके से और आज से आप इसकी तैयारी भी कर दीजिए। और अगर आपको और ज्यादा इस पे विश्वास चाहिए और ज्यादा अगर आपको भरोसा करना है तो फिर क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, लिखने के बाद आप जो है अपने पुराने पेपर से उनको मैच कराइएगा कि कितना मैच हो रहा है, ठीक बात। तो आपको और ज्यादा आत्मविश्वास हो जाएगा और इस चीज को आज से अभी से तैयार करना स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कितनी है, हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं दिए, पूरे के पूरे अकाउंट्स में, पूरे के पूरे अकाउंटेंसी का मात्र जो है 30 के लगभग क्वेश्चन में हम सारी बातों को रख दिए। मात्र 30 क्वेश्चन तैयार करने से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाने वाले हैं। तो सोचिए आपके लिए कितना जबरदस्त ये जो है क्वेश्चन की सीरीज है। तो बढ़िया से सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले बोला कि साझेदारी से क्या आपका क्या आशा है, साझेदारी की विशेषता है बताइए। दूसरा बोल रहा है कि साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, सामान्य साझेदारी तथा सीमित साझेदारी में अंतर बताइए। भाई अंतर तो आप लोग जरूर पढ़ते चलिएगा, जितने भी किताब में अंतर होंगे अंतर पर बड़ा ध्यान देना है। फिर इसके बाद जो है स्थायी पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी में जो है अंतर बताइए, ये आपको देख लेना है, ठीक बात। फिर इसके बाद हमारा जो है लाभ हानि नियोजन खाता से आप क्या समझते हैं, और ये हमारा जो है वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद ख्याति का क्या अर्थ है, ख्याति की विशेषता और स्वभाव बताइए। स्वभाव वही जो हमारे जानवरों के हिसाब से चलता है ना, वो स्वभाव है, ठीक है। तो हमारा विशेषता और स्वभाव देखना है। फिर इसके बाद हमारा ख्याति जो है ना वो कैसे निर्माण होता है, उसके मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक बताना है, वो याद कर लेना है। फिर ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को बताइए, ख्याति के मूल्यांकन के सारी विधियों को, जिसमें औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, ये तीनों तो महत्वपूर्ण है, इनको बढ़िया से आपको जो है बताना है। उसके बाद एसएम शुक्ला की किताब में जो है 2 विधि और बताया गया, जिसमें हिडन गुडविल मेथड को भी एक मेथड बता दिया गया और वार्षिकी विधि, एन्युटी रेट मेथड को भी जो है वो बता दिया गया एक मेथड, तो उसको भी आप लोग को पढ़ लेना है। फिर इसके बाद अब ऐसा है कि जिसमें जिन किताबों में वो दोनों मेथड नहीं है तो आप घबराइएगा मत, आप ये 3 भी याद करके लिख देंगे डिटेल से तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और लिखना क्या है, आपको विधि याद कर लेना है, विधि का जो है आशय के तौर पर उसका थ्योरी बताना है और फॉर्मूला बताना है, बस यही आपको करना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है, फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, पुनर्गठन की विशेषताएं बताइए, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर बता देना है, ठीक है, ये आपको तैयार हो जाना चाहिए बढ़िया से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हमारा जो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, विनियोग उच्चावचन कोष और पुनर्मूल्यांकन खाता, इन सबका आशय बता देना। ये सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है, जो भी आशय वाला जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना, वो सबके सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है। ठीक बात। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है, फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं, फर्म के समापन की जो है विधियां बताइए। लेकिन आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि आपको साझेदारी का प्रवेश और साझेदारी का अवकाश ग्रहण, इससे भी कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ लेना है। क्या वो सारे न्यूमेरिकल के बेसिस क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं शामिल गए। जैसे कि आपको जो है साझेदारी का प्रवेश क्या होता है, पहले तो इसका अर्थ वगैरह पता होना चाहिए, जो आपको पता ही होगा। फिर इसके बाद साझेदारी जब आता है, साझेदार अपना जो लेकर के आता है, तो उसका जो है नया अनुपात और त्याग अनुपात होना है, उन दोनों में अंतर याद कर लीजिएगा, उनका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक बात। और आपको क्या करना है कि जब नया साझेदार जब लाता आता है तो वो पूंजी और ख्याति लाता है, उसके बारे में जनरल एंट्री वगैरह और वो सारी चीजें याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर ये हम देखें कि थ्योरी के तौर पे भी पूछ देता है, न्यूमेरिकल का पार्ट है लेकिन पूछ देता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम अवकाश ग्रहण की बात करें। अवकाश ग्रहण में आपको जो है साझेदारी का अवकाश ग्रहण क्या होता है ये बताना है, निवृत्त साझेदार यानी रिटायरिंग पार्टनर क्या होता है ये बताना है। ये सब आपको थ्योरी के तौर पे याद कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय रकम की गणना कैसे की जाता है ये याद करना। ये है तो न्यूमेरिकल का, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में भी उसको पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक बात। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा फर्म के समापन के बाद क्या है, फिर बोल रहा है कि फर्म के समापन तथा साझेदारी के समापन में अंतर बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर वसूली खाता क्या होता है ये आप याद कर लीजिएगा। आप मैच करके देखिए अपने पुराने पेपर से, देखिए कितने क्वेश्चन मैच करेंगे, लगभग सारे मैच करेंगे, है ना बात। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा है कि कंपनी से आशय क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए। फिर उसके बाद क्या, अंश पूंजी से आशय क्या है, इसके प्रकार बताइए। ठीक बात, ये हो गया बात। फिर इसके बाद हमारा क्या है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला कहता है कि अंश से आशय क्या, अंश के प्रकार बताइए। अब देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहां अंश पूंजी है, ठीक है, जिसमें अधिकृत पूंजी होता है, प्रार्थित पूंजी होता है, निर्गमित पूंजी होता है, याचित पूंजी होता है, बकाया पूंजी होता है, इस प्रकार के होते हैं ना, वो है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अंश है, जिसमें आपको अंश से आशय और अंश के प्रकार, तो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। और प्रकार जब बताएगा ना, पूर्वाधिकार अंश का भी सारा प्रकार बताएगा। ये नहीं कि आप समता और पूर्वाधिकार अंश बता के छोड़ दिए, नहीं, दोनों बताना है, डिटेल से बताना है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए, है ना बात, ये भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है छोटे छोटे क्वेश्चन, न्यूनतम अभिधान, अपशिष्ट याचना, अपशिष्ट को जो है अवशिष्ट कह सकते हैं, अवशिष्ट का मतलब होता है बकाया। ठीक है, कॉल सी एरियर की बात कर रहा है। अवशिष्ट याचना, अग्रिम याचना, अंशों का हरण, अंशों का समर्पण, इन सबका आस है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऋण पत्र से क्या आस है, अंश एवं ऋण पत्र में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऋण पत्रों के प्रकार भी पढ़ लीजिएगा। ठीक बात। फिर इसके बाद हमारा अगला देखिए, यहाँ पर लिखा ही है, ऋण पत्र के प्रकार बताइए। और सहायक प्रतिभूति के रूप में जो है ना ऋण पत्रों का निर्गमन क्या होता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ये भी न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, लेकिन कभी कभी हम देखें कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन क्या होता है, इसका आशय पूछ लेता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं, शोधन की जो है विधियों को विस्तार से बताइए। शोधन क्या होता है पहले तो उसका आशय बताना, और विधियां, 5 विधि होता है, 5 विधि को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। लाइन बाय लाइन लगभग सभी किताबों में आपको मिल जाएगा, तो वो पढ़ लीजिएगा, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य एवं प्रकृति और विशेषता बताइए। तो यहाँ पर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य, महत्व एवं सीमाएं बताइए, ये आपको देख लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा कहता है क्या कि वित्तीय विश्लेषण के प्रकार या विधियां बताइए, और इसके साथ साथ ना इसके उपकरण भी बताइए, किसके जरिए कौन कौन से उपकरण है वित्तीय विश्लेषण के। ठीक है, ये भी आप जो है याद रखिएगा, उपकरण भी पढ़ लीजिएगा। प्रकार अलग हो गया, विधियां अलग हो गया, उपकरण अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपको जो है बढ़िया से तैयार कर लेना है, ये सारा का सारा चीज। फिर उसके बाद ये उपकरण है भाई, थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है समझ लीजिएगा। ठीक है, उपकरण है, टूल्स। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण तथा समान आकार वाले वित्तीय विवरण को बताइए। तो ये देखिए, ये 2 टूल्स ही है, ये उपकरण है। ठीक है, यही। अब इनमें क्या है, ये दोनों सभी उपकरणों में सबसे इंपॉर्टेंट है, समान आकार वाला और तुलनात्मक। वैसे तो बहुत जगहों पे ये सिलेबस का बाहर का बात बोला जाता है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गए जो सिलेबस के बाहर का भी है, तो कोई इसको कुछ बदल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए आप इसको भी पढ़ के चले जाइएगा। ठीक बात, क्या पढ़ना है, समान आकार वाले हो या तुलनात्मक हो, उन सबका आशय और गुण दोष जो भी आपके किताब में दिया होगा वो थ्योरी इसका तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला क्या है, अगला हमारा अनुपात विश्लेषण का क्या आशय है, इसका महत्व, सीमा बताइए, और सभी अनुपातों का आशय एवं आदर्श अनुपात बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन का समावेश है। ठीक है, सभी अनुपातों का आशय, जितने भी अनुपात है, जैसे सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, संचालन अनुपात, संचालन लाभ अनुपात, ऐसा करके बहुत से अनुपात है। ठीक है, चालू अनुपात, तरल अनुपात, ठीक है, इस प्रकार के। तो ये जितने भी अनुपात है, इन सबका आपको आशय समझना है, और आशय भी बड़ा आसान है, आप फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, आशय अपने आप याद हो जाएगा। जैसे क्या है,
आपने जैसे सकल लाभ अनुपात का हम एग्जांपल देते हैं, सकल लाभ अनुपात का फॉर्मूला होता है सकल लाभ बटे में शुद्ध विक्रय गुणे 100। तो जब उसका आशय बताएंगे तो जानते क्या लिखना होगा, बस ऐसे लिखना होगा, सकल लाभ अनुपात से आशय उस अनुपात से है जो शुद्ध विक्रय तथा सकल लाभ के मध्य संबंध बताता है। फॉर्मूला में जो आइटम है दो उनके बीच में संबंध बताता है, वही उसका आशय बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सबका आशय याद रखना है और साथ ही साथ आदर्श अनुपात, कुछ हमारे ऐसे अनुपात होते हैं जिनका आदर्श अनुपात भी दिया रहता है, वो याद कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे चालू अनुपात का आदर्श अनुपात होता है 2:1, तरल अनुपात का आदर्श अनुपात होता है 1:1। तो इस वजह से उसके आदर्श अनुपात भी आप देख लीजिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिर उसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा कोष प्रवाह विवरण में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है रोकड़ प्रवाह के अंदर। फिर इसके बाद हमारा जो है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर बताइए, ये आपका तैयार हो गया। इसके अलावा भी रोकड़ प्रवाह की जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे हमारा परिचालन, विनियोजन और हमारा जो है पूंजी वाला, ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी जो गतिविधियां हैं वित्तीय जिसको कहते हैं, तो ये सारे के सारी गतिविधियों का भी आपको मतलब इन सभी क्रियाओं का भी आपको जो है कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेने, कुछ एग्जांपल्स देख लेने, याद कर लेने, तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। हालांकि यहां तक की थ्योरी के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो न्यूमेरिकल का पार्ट है इसलिए हम इसमें नहीं डालें। तो ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का पार्ट है हम नहीं डालें, न्यूमेरिकल आप पढ़ते रहेंगे, चीजें सीखते रहेंगे, अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना बात। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप आज से ही इनको तैयार करना स्टार्ट कर दिए, आज से ही तैयार कीजिए, इससे आपका जो है बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा पूरा एकदम जबरदस्त, ठीक है, इससे आपका बोर्ड का एग्जाम की पूरी थ्योरी हो जाएगा जबरदस्त तैयार, आपका आत्मविश्वास जो होगा बहुत ऊंचा हो जाएगा और आप जो है अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया करने वाले हैं, ठीक बात। तो इसे आप तैयार करना स्टार्ट कर दिए, आपके किताबों में इसके आंसर्स मिल ही जाएंगे बढ़िया तरीके से, है कि नहीं बात। तो इसके बाद हम लोग का जो है आगे हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कुछ और बातें देखेंगे, बोर्ड की तैयारी से संबंधित कुछ और बातों को समझा जाएगा, देखा जाएगा, जाना जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।